हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर रहे होंगे आपके एसएसटी के एक और नए महत्वपूर्ण चैप्टर को। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम जितने भी हमारे देश को चलाने वाले होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सभी की शक्तियों के बारे में हम इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, पूरा वॉच कर लेते हो, इस वीडियो का लेंथ लगभग 20 से 25 मिनट का होने वाला है। अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ पूरे वीडियो को देख लेते हो तो आपके एग्जाम में आने वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है कि एक नोटबुक लेना है। नोटबुक का मतलब कि आपको एक कॉपी या पेज लेना है जिसमें मैं जो भी टॉपिक बताने वाला रहूँगा, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप क्या करोगे, उसको 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। जो पॉइंट मैं आपको बताऊँगा उसको आपको पॉइंट को बस लिखना है, ठीक है? पॉइंट को लिखो ताकि बाद में आप उसको रिविज़न कर पाओ। क्लियर? आपको इस चैप्टर में आंसर राइटिंग पे वैसे ही करना है, पॉइंट में ही करना है। जितना हो सके पॉइंट में करना, फैक्ट को रखना, तथ्यों को रखना, जिससे आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव दिखे। क्लियर? तो एक चीज़ और, इस चैप्टर में जितने भी हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि इस स्लाइड में, इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। क्लियर? हाँ, तो चलो, लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी कि हमारे देश में संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ। ठीक है? तो संविधान, भारत देश में जैसे आज़ादी मिला था, आपको याद होगा कि 1947 1947 में हमारे देश भारत को आज़ादी मिला। अब आज़ादी मिलने के बाद लोगों के मन में ये सवाल आया, देश को जो चला रहे थे उनके मन में ये सवाल आया कि हम अपने देश को अब कैसे चलाएंगे? क्यों? क्योंकि 1947 के पहले क्या था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था हमारे देश में। तो वो क्या करते थे, वो शासन करते थे, उनके नियम कानून हमारे देश में लागू थे। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिला तो लोगों के मन में ये सवाल आया कि हम अपने देश को चलाएंगे कैसे, क्योंकि इनके पास कोई आइडिया नहीं था कि देश को कैसे चलाया जाता है। तो क्या किया, देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की जरूरत थी। तो 1946 में ही, ठीक है, आज़ादी से 1 साल पहले ही लोगों ने, ठीक है, भारत के जो राजनेता थे उन्होंने 1946 में संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का गठन करने का मतलब ये था कि हमारे देश में नियम कानून कैसे रहेंगे। तो संविधान सभा का गठन इसलिए किया गया कि हमारे देश में संविधान बनाया जा सके। क्लियर? तो संविधान सभा का गठन क्यों किया गया? संविधान को बनाने के लिए गठन किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा था ना, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो थे ना, वो यहाँ के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी मतलब कि परमानेंट अध्यक्ष थे। क्लियर? एक और आता है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, प्रारूप समिति पढ़ा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही संविधान निर्माता भी कहा जाता है। क्लियर? अगर आपको संविधान के बारे में और डिटेल से जानना होगा तो आप हमारे लास्ट लेक्चर को देख सकते हो। उसमें हमने डिटेल से बात किया था कि हमारे देश में संविधान कैसे लागू हुआ था, कब बना था, कैसे बना था। ठीक है? तो ये देखिए कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा। हमारे संविधान को बनने में लगा 2 साल। ठीक है? 2 साल, 11 माह और 18 दिन, इतने दिन का हमें जो है समय लगा संविधान को बनने में। क्लियर? तो आज की इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के स्तंभों के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के स्तंभों का मतलब यह है कि भारतीय संविधान को 4 स्तंभों में बांटा गया है। क्लियर? कौन कौन से स्तंभों में बांटा गया है? पहला स्तंभ है विधायिकी, ठीक है। सेकंड स्तंभ है कार्यपालिकाई, और थर्ड स्तंभ है न्यायपालिकाई, और एक स्तंभ होता है चौथा, उसको बोला जाता है मीडिया। क्लियर? ये जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है। तो आखिर ये स्तंभ का कार्य क्या होता है, इन स्तंभों में क्यों बांटा गया, उसको देखते हैं। क्या हुआ, विधायिकी का काम ये होता है कि जितने भी नियम कानून होते हैं ना, जितने भी देश में नियम बनेंगे, राज्य में नियम बनेंगे, वो विधायिकी के अंतर्गत होता है। ठीक है? तो विधायिकी का काम होता है कानून बनाने का, नियम बनाने का, कानून बनाने का काम किनका होता है? विधायिकी का कार्य होता है। ठीक है? विधायिकी के 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक होता है संसद, और सेकंड होता है विधान मंडल।
हम्म, जो संसद होता है, जो केंद्र केंद्र जो भारत देश में केंद्र में जो नियम कानून बनते हैं उनको कौन बनाता है? संसद बनाता है। और जो राज्य में नियम कानून बनेंगे उनको बनाता है विधानमंडल। क्लियर है? संसद के भी दो पार्ट्स होते हैं, उसको आगे देखेंगे। क्लियर है? तो विधायिकी का कार्य क्या होगा? जितने भी कानून बनाना होगा वो विधायिकी के अंतर्गत होता है। ये है। कार्यपालिका का क्या काम होगा? कार्यपालिका क्या करती है? जो नियम कानून यहाँ बना विधायिकी में उसको क्या करेंगे ये लोग? लागू करेंगे। क्लियर है? कार्यपालिका में लागू करते हैं। यहाँ कौन लागू करेंगे? यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं, हाँ ये केंद्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये केंद्र की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति होते हैं, पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो सारे जो है नियमों कानूनों को लागू करते हैं। और राज्य में कौन करते हैं? राज्य की बात करें तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? मुख्यमंत्री होते हैं। हम्म, वो जो है इन कानूनों को लागू करेंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ कि विधायिकी क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है। अब देखते हैं कि नियम कानून तो सब बन गया है, ठीक है। अब न्यायपालिका का कार्य क्या होगा? अगर जो नियम कानून बना है अगर इनका कोई उल्लंघन करता है, मतलब अगर इन नियम कानून को कोई मानता नहीं है तो उनको सजा देने का काम किनका है? न्यायपालिका का है। न्यायपालिका, न्यायपालिका में तीन चीज़ों को याद रखना है आपको। हमारे देश में तीन कोर्ट हैं। कौन कौन से कोर्ट हैं? एक होता है जिला कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डीसी होते हैं, इसको लिख देता हूँ डीसी, ठीक है, इसको बोलते हैं जिला। जो हर जिला में एक एक कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। उसके बाद होता है हाई कोर्ट, उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है? उच्च न्यायालय। और ये सुप्रीम कोर्ट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर आप किसी मतलब कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, यहाँ पर आपकी मांग का अच्छे से अगर यहाँ जो आपको रिजल्ट मिला, आपने जो मांग की थी उसका आपको सही परिणाम यहाँ नहीं मिला, तो आप जो है हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट में भी आप संतुष्ट नहीं हो तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ये तीन पार्टों में बांटा गया है हमारे देश के न्याय व्यवस्था को। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट याद रखना है, हाई कोर्ट याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक है हमारे देश में, वो है दिल्ली में, ठीक है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्लियर। जो बिलासपुर में है वो हाई कोर्ट है, ठीक है। तो संविधान इन तीनों की भी शक्तियों का बंटवारा करता है ताकि संतुलन जो है बना रहे। और एक चौथा होता है, चौथा के बारे में बात करते हैं। चौथा क्या करते हैं? मीडिया। अगर ये तीनों जो है अपना कार्य जो अच्छे से नहीं करेंगे तो मीडिया जो है उन पर नज़र रखने का कार्य करती है। मीडिया जो है लोगों को बताती है कि देश में जो न्याय व्यवस्था है वो कैसे कार्य कर रही है, कानून बन रहे हैं वो कैसे है, ठीक है। वो सारी चीज़ों के बारे में मीडिया रखती है, मतलब कि नज़र रखने का काम कौन करता है? मीडिया करता है। ये क्लियर हुआ? अब देखते हैं भारतीय संसद के अंगों को देखते हैं। हमने बात की थी संसद, संसद किसका हिस्सा था? विधायिकी का हिस्सा था, ठीक है। जो क्या करती है? कानूनों को बनाने का कार्य करती है। कहाँ पर? केंद्र के कार्यों को बनाने का कार्य, नियम कानूनों को बनाने का कार्य करती है। तो संसद के तीन अंग होते हैं। संसद के तीन अंग को याद रखना। पहला होता है राष्ट्रपति, ठीक है, सेकंड होता है लोकसभा और थर्ड होता है राज्यसभा। संसद के तीन अंग याद रखना है। तो राष्ट्रपति जो है एक अभिन्न अंग है। लोकसभा क्या होता है? लोगों का सदन होता है। लोकसभा का नाम से ही देखो लोकसभा, तो लोगों का सभा कौन होता है? लोकसभा होता है। राज्यसभा होता है, ये राज्य की परिषद होती है। मतलब कि देखो जो राष्ट्रपति है वो देश का सबसे प्रमुख होता है, ठीक है। प्रथम व्यक्ति, नागरिक भी बोला जाता है राष्ट्रपति को, याद रखना है। लोकसभा क्या होगा? जो हम अपने चुनाव डाल डाल कर, ठीक है, जिनको वोट देकर हम पहुंचाते हैं वो लोकसभा में जाकर बैठते हैं। ये क्लियर है? हाँ, लोकसभा में प्रधानमंत्री रहते हैं, वित्त मंत्री सब रहते हैं। क्लियर? हाँ। राज्यसभा क्या होगा? जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं वो जो है यहाँ के सभापति होते हैं। कहाँ के सभापति होते हैं? वो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। क्लियर है ये? तो ये तीन पार्टों में बांटा गया है भारतीय संसद को। क्लियर है? हाँ, आगे देखो कि संसद और न्यायपालिका में कौन कौन से संबंध है।
सॉरी, संसद और कार्यपालिका में कौन कौन से संबंध है उसको देखते हैं। संसद जो है किसका हिस्सा था, विधायिकी का, और कार्यपालिका में क्या संबंध है। देखो क्या होता है कि एक बिल होता है, बिल किसी भी कानून को बनाने के लिए बिल पास किया जाता है। किसी भी कानून को बनाने के लिए बिल पास किया जाता है, उसको हिंदी में बोला जाता है विधेयक। मतलब कि कोई कानून मुझे बनाना है अपने देश में, तो मैं एक विधेयक पास करूंगा, ठीक है। जो विधेयक होता है वो कहाँ जाता है, जो भी विधेयक होता है किसी कानून को बनाने के लिए वो जाता है संसद में। संसद के दोनों सदनों में जाता है। कौन कौन सा सदन था, एक था लोकसभा, एक था राज्यसभा। इन दोनों सदनों में जाता है। अगर इन दोनों सदनों से जो है ये बिल जो है पास हो जाता है, तो उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर इन दोनों सदनों में से अगर किसी सदन में पास बिल नहीं हुआ, तो वो वापस से वो अगर वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है, राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो जो है कानून बनेगा। क्लियर है, वो एक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये समझ आया कि कैसे कानून बनता है, कानून बनने की ये एक प्रक्रिया है, कानून कैसे बनता है हमारे देश में। अब आगे देखिए कि संसद के कार्य कौन कौन से हैं। संसद के कौन कौन से कार्य हैं। संसद का कार्य होता है, विधायी कार्य होता है, देश के लिए कानून बनाने का कार्य किनका होता है, संसद का होता है। वित्तीय कार्य होता है, सरकारी बजट पास करने के लिए भी किसका कार्य होता है, संसद में होता है, संसद का ही कार्य होता है। संसद मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। तो जितने भी बजट होते हैं पास होता है, ठीक है, फरवरी में होता है शायद तक, हाँ। तो ये ना बजट पास करने का कार्य भी इनका होता है। क्लियर। नियंत्रण मतलब सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं कौन, संसद ही करता है। संशोधन करने का कार्य, संविधान में बदलाव करना है। तो जितने भी आपको याद होगा कि पहले जो थे संविधान में कितने आर्टिकल थे, ठीक है, उनको लेकिन अभी हो गया है 450 प्लस हो चुके हैं आर्टिकल्स। क्यों हुए, संशोधन करते करते हुए। तो संशोधन करने का कार्य किनको दिया गया है, संसद को दिया गया है। ये क्लियर है। संसद के कौन कौन से कार्य है समझ आया, ठीक है। आगे देखो कि लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन से अंतर होते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में और डाउट हो रहा होगा, ठीक है, जैसे समझ नहीं आएगा कोई भी चीज़, तो आप कमेंट्स करके आप बताना कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। उसके लिए मैं एक प्रॉपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर है। क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब रह गया है तो आवाज़ में दिक्कत जा सकता है आपको, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन से अंतर होते हैं उसको देखिए कि लोकसभा क्या होता है, LS, और राज्यसभा होता है RS, ठीक है। तो चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से चुनाव होता है लोकसभा में, ठीक है। लेकिन इसमें विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट चुनाव होता है लोकसभा में। लोकसभा के जो मेंबर होंगे ना, वो इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होकर जाते हैं। मतलब कि हम लोग उनको नहीं चुनेंगे, लोक राज्यसभा के मेंबर्स को। क्लियर है। उनको कौन चुनेंगे, उनको विधायक लोग चुनते हैं। हाँ, जो लोकसभा होते हैं उनको, उसको बोला जाता है निम्न सदन, ठीक है। और जो राज्यसभा बोला जाता है उसको बोला जाता है उच्च सदन, ठीक है। इनका नाम को याद रखना है, निम्न सदन कौन है, उच्च सदन कौन है। कार्यकाल, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। 5 वर्ष के बाद उनको जो है फिर से चुनाव में जीतना पड़ेगा, ये है। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है। सदस्य की आयु, जो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपको ना 25 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए। जबकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको जो है 30 वर्ष का आयु कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर। हाँ, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं लोकसभा में, लोकसभा में जो है ये 550 से 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम सदस्य। जबकि राज्यसभा में जो सदस्य की संख्या होगी वो होगी 250। क्लियर। हाँ, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक, धन विधेयक मतलब कि वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक जो है कहाँ पर पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है। और जो ये जो होता है केवल जो राज्यसभा होता है ना, वो केवल इसको 14 दिनों के लिए रोक सकती है। मतलब कि अगर धन के संबंधित कोई कानून बनाना है तो कहाँ पर पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। अगर लोकसभा में वो पास हो गया, ठीक है, उसके बाद जाएगा राज्यसभा। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा जाएगा। अगर वहाँ पर देखा जाएगा तो उसको सिर्फ वो 14 दिनों के लिए रोक सकती है, ठीक है। अगर 14 दिनों के बाद अगर वो पास नहीं कर रही उस बिल को, तो अपने आप ना पास हो जाएगा। क्लियर है। मतलब कि मेन कार्य लोकसभा का होगा धन विधेयक में। क्लियर है, इतना समझ आया। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जा रहा होगा ये टॉपिक, क्योंकि ये पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको शुरू से अच्छे से पूरा पढ़ते ना तो आपको क्लियर होता, ठीक है। अगर आप वन शॉट वीडियो को बस देख रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है आपको। हाँ, अब देखो राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति जो है हमारे देश का सर्वोच्च सेनापति होता है। इनके कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहो तो आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला चीज, आप जो है भारत का नागरिक हो,
पहला चीज, ठीक है। सेकंड क्या है, आपकी जो आयु है वो 35 वर्ष अब पूरी हो चुकी हो, मतलब 35 साल आपको चलना चाहिए। सेकंड क्या है, पात्रता, लोकसभा और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, ठीक है, ये पात्रता हो गया। फोर्थ याद रखना है कि वो पागल दिवालिया ना हो। पागल दिवालिया का मतलब कि वो पागल ना हो, ठीक है, मतलब कि सब चीज़ों को अच्छे से समझता हो, ठीक है, मेंटली कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। हाँ, अब फिफ्थ याद रखना है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो मतलब कि ये है कि और वो किसी पोस्ट पर ना हो, ये नहीं कि कोई है जैसे कि कुछ पोस्ट में टीचर है मान लो, ठीक है, टीचर के पोस्ट पर है वो गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आपको इस पोस्ट को जो है ना त्यागना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकते हो, ये है। हाँ, आगे देखो। हम्म, भारत की राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ है, इसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यही जो है, ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सा है, आपको 5 शक्तियों का नाम याद रखना है। पहला है कार्यपालिकाई शक्ति। कार्यपालिकाई शक्ति के अंतर्गत क्या याद रखना है, पीएम और राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मतलब कि ये देखो कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, हाँ, राष्ट्रपति क्या करेंगे, जो देश में प्रधानमंत्री होते हैं ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, क्लियर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आर्टिकल 53 के तहत। और ये आप याद रख सकते हो कि राष्ट्रपति का पद कहाँ पर है, वो आर्टिकल 52 में है, अनुच्छेद 52 में दिया गया है राष्ट्रपति के पद के बारे में, कि राष्ट्रपति का पद होगा हमारे देश में एक, वो आर्टिकल 52 में है। हाँ, इसको अच्छे से याद रखना। हाँ, अब देखो सेकंड क्या है, विधायी, मतलब संसद का सत्र बुलाना, बिल पर हस्ताक्षर करना, ये सारे काम किसका है, राष्ट्रपति का विधायी कार्य है ये। थर्ड याद रखना है वित्तीय, मतलब कि आकस्मिक निधि पर नियंत्रण व बजट रखवाना, ये राष्ट्रपति के हाथ में है। मतलब कि अगर आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखने का मतलब ये है कि एक क्या होता है कि एक निधि होता है हमारे देश में, क्या होता है कि पैसा रखने का एक स्थान होता है, ठीक है, तो उस पर नियंत्रण रखने का कार्य किनका होता है, राष्ट्रपति जी का होता है, ठीक है। बजट रखवाने का कार्य भी इनका ही होता है, ठीक है। संसद में जो भी अगर मीटिंग किया जाएगा तो राष्ट्रपति ही सभी मेंबर्स को बुलाएंगे, ठीक है, ये है। फोर्थ है याद रखना है न्यायिक शक्ति, मतलब कि राष्ट्रपति हमारे देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल राष्ट्रपति है, उनके पास एक शक्ति है, मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं वो। आपको याद रखना है कौन से आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत वो किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को रुकवा सकते हैं। अगर किसी को मिला है सजा कि इसको मृत्युदंड मिला है, फांसी की सजा मिला है, तो राष्ट्रपति उस फांसी की सजा को रुकवा सकता है, क्लियर, क्षमादान की शक्ति मिला है, ये और किसी के पास नहीं है पूरे देश में। फिफ्थ याद रखना है सैन्य शक्ति, जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो ना तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, ये 5 आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसके पश्चात देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं, तो आपको याद रखना है एक आर्टिकल नंबर 75, ठीक है। बैटरी डाउन हो गया है थोड़ा सा, हाँ, तो देखो आर्टिकल, तो देखो आर्टिकल नंबर आपको 75 याद रखना है। आर्टिकल नंबर 75 में बताया गया है कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 75 में, अनुच्छेद 75 में। हाँ, एक चीज आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति क्या होते हैं, देश के प्रमुख होते हैं, मतलब कि इनके पास जो है सभी पावर होते हैं, लेकिन ये प्रमुख होते हैं, ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक प्रमुख होने का मतलब नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, पता है, इनके पास कोई पावर तो बहुत है, ठीक है, लेकिन पावर का इस्तेमाल करने के लिए ना इनको सलाह लेने की जरूरत होती है, मजबूरन लेना पड़ता है, ठीक है, वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकते, उनको सलाह लेना पड़ता है। किनका सलाह लेना पड़ता है, मंत्रिमंडल का सलाह लेना पड़ता है, प्रधानमंत्री का सलाह लेना पड़ता है, ठीक है। और मंत्रिमंडल जो होते हैं लोकसभा, ठीक है, उनके नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो मेन पावर तो प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है। नाम मात्र की ये राष्ट्रपति प्रमुख है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नाम मात्र के प्रमुख कौन होते हैं, तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्रा के प्रमुख है, असली शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास होता है। तो इनके कौन कौन से शक्तियाँ है, कौन कौन से कार्य है, उनको देखते हैं।
मंत्रिपरिषद का गठन करना, जो अगर राष्ट्र प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका पहला काम होगा कि आप जो है एक मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन करने का मतलब ये है कि आप जो है मंत्रियों का चयन करेंगे कि कौन कौन से मंत्री क्या क्या काम करेंगे, उसको चयन करेंगे। मंत्रियों का चयन करने का कार्य होता है और उन्हें विभाग देने का कार्य होता है। जैसे कि वित्त मंत्री होता है, वित्त के संभालेंगे। शिक्षा मंत्री होता है, शिक्षा के बारे में संभालेंगे। वो आप चयन करोगे, ठीक है, आप प्रधानमंत्री हो तो। आगे देखो, बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट की बैठकों का नेतृत्व करने का कार्य होता है प्रधानमंत्री जी को, ठीक है। नीति निर्माण का कार्य होता है, सरकार की नीतियां तय करती है प्रधानमंत्री। कड़ी का काम करती है, मतलब कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक संपर्क सूत्र है, मतलब एक कड़ी का कार्य करती है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के रूप बीच में, ठीक है। इसको याद रखना है प्रधानमंत्री का पद को। सदन का नेता, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। भारत की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होता है। सबसे शक्तिशाली पावर जो है प्रधानमंत्री का होता है। अब प्रधानमंत्री की शक्तियों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है? देखो, सबसे ज्यादा पावरफुल तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी शक्तियों को नियंत्रण भी तो करना जरूरी है ना। तो उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है? प्रश्न पूछकर। प्रश्नकाल, संसद में प्रश्नकाल होता है, एक प्रश्न पूछने का समय होता है, ठीक है। तो प्रश्नकाल में क्या होता है? सांसद, सांसद मतलब कि जो देखो, संसद है ना, संसद, संसद ये तो एक भवन है, ठीक है, भवन, एक बिल्डिंग है संसद। लेकिन सांसद जो होते हैं ना, वहाँ के इंसान हैं। जैसे कि पीएम मोदी को जानते होंगे, राहुल गांधी को जानते होंगे, वो क्या है? एक सांसद है वो, ठीक है, सांसद है। तो सांसद सरकार के कार्यों पर तीखे सवाल पूछते हैं। अगर आप वीडियो निकाल कर देखोगे यूट्यूब वगैरह में, संसद भवन की वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो है एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। दूसरे पार्टी वाले, एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी वाले से पूछेंगे कि आपने क्या किया 5 साल में, ऐसे करके सवाल चलते हैं, जिसके कारण ही दोनों पार्टी होती है ना, वो अच्छे से काम कर पाती है। क्लियर। सेकेंड, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि विपक्ष बहुमत न होने पर सरकार गिरा सकते हैं। अगर मतलब कि अभी तो भाजपा का है, ठीक है, बीजेपी का है, अभी बीजेपी का मतलब कि वो चल रहा है, पार्टी चल रहा है, ठीक है। अगर कांग्रेस जो है, कांग्रेस अगर अविश्वास प्रस्ताव लाती है, अगर कांग्रेस को लगा कि बीजेपी जो है ना वीक होती जा रही है, मतलब कि इसके मेंबर जो है ना बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? कांग्रेस के पार्टी के लोग अविश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे संसद में। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि अगर कांग्रेस को लगा कि अब जो है बीच में ही जो है हम बीजेपी को गिरा सकते हैं, मतलब कि इसके जो मेंबर है वो बीजेपी को छोड़ना चाहेंगे, ठीक है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव जारी करके ये बताएंगे कि हमें लगता है कि बीजेपी जो है कमजोर होते जा रही है, इसलिए हमें ना एक चुनाव कराना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? उस दिन जो है एक चुनाव होता है, चुनाव होता है, चुनाव होगा। अगर ये जो है जीत जाएगी, ठीक है, तो इसका जो है वो बने रहेगा, इसका पार्टी जो है बने रहेगा, इसका सरकार जो है बने रहेगा। अगर ये हार जाती है तो इसका सरकार जो है गिर जाएगा। क्लियर, ये है। तो आगे देखो, बहस व चर्चा। बजट और कानूनों पर संसद में खुली बहस होती है, ठीक है। आपने वीडियो निकाल कर देखना कभी पार्लियामेंट का, ठीक है, टाइम होगा तो निकाल कर देखना कि बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत सारा, ठीक है, कानून बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों के कारण ही जो प्रधानमंत्री की शक्तियों पर जो है नियंत्रण रखा जाता है। क्लियर हुआ इतना? आगे देखो, संसद का न्यायिक कार्य कौन कौन सा है? संसद का न्यायिक कार्य कौन कौन सा है? तो संसद क्या करती है कि महाभियोग बुलाती है। महाभियोग का मतलब ये समझो कि अगर ना मुझे राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है, राष्ट्रपति, मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति जो है इस राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है, तो महाभियोग बुला सकते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर हटा सकती है, मतलब आर्टिकल आर्टिकल 61 के तहत जो है महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्लियर है? हाँ, ये राष्ट्रपति को हटाने का कार्य संसद का होगा, न्यायिक कार्य है। सेकेंड याद रखना है कि न्यायाधीशों को हटाने का कार्य, न्यायाधीशों को हटाने का कार्य भी किनका होता है? संसद का होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को दुष्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। अगर ऐसा लगा कि वो ना अब इस पद के लिए योग्य नहीं है, मतलब उनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम संसद क्या करती है? उनको हटा सकती है। ये कार्य होता है न्यायाधीशों को हटाने का। तीसरा है उपराष्ट्रपति को हटाने का कार्य होता है संसद का न्यायिक कार्य। तो राज्यसभा का प्रस्ताव लाकर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
अब बताओ राज्यसभा में क्यों लाया गया प्रस्ताव को? दो सदन होते हैं ना, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा में लाने का ये तात्पर्य है क्योंकि राज्यसभा का पदेय सभापति कौन होता है? सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए इसको हटाने का प्रस्ताव जो है राज्यसभा में लाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, बताना ये चैप्टर समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे देखो, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में कौन कौन से संबंध है? तो ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। ठीक है, सेकेंड याद रखो कि वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, ये है। हाँ, थर्ड याद रखो कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्री परिषद जो है भंग हो जाती है, मतलब गिर जाएगी। ठीक है, फोर्थ याद रखना कि वह मंत्री परिषद की बैठकों की तारीख एजेंडा तय करता है। एजेंडा का मतलब कि कौन कौन से कार्य करने हैं, वो सारी चीज़ों को तय करता है। ठीक है, सभी मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, मतलब कि जो भी मंत्री होते हैं ना, कौन कौन से कार्य करना, वो सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री उनको बताती है। ये क्लियर हुआ? आगे देखो। हाँ, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको याद रख लेना आप। ठीक है, याद कर लेना एक बार। आगे देखना कि सर्वोच्च न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियां होती है। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, एक है दिल्ली में, वो क्या क्या मतलब कार्य होते हैं, कौन कौन सी शक्तियां होती है? पहला, न्यायिक पुनर्लोकन, मतलब कि संविधान के खिलाफ कानून को रद्द करना, ये कार्य होता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का कार्य होता है। सेकेंड, मौलिक अधिकार, अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन करता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, अपनी रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए। आर्टिकल 32 के तहत हमने पढ़ा था, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था। ठीक है, अपीलीय अधिकार, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुनाना। अगर हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का कोई फैसला निकल आया है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है अपील सुनाने का कार्य किनका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। मतलब कि अगर आप किसी मुद्दे पर अगर हाई कोर्ट में अपील करते हो, उन्होंने ये निर्णय दे दिया, ठीक है, अगर आप इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो। ठीक है, उनके खिलाफ जो है अपील सुनाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये क्लियर हुआ है? ठीक है, आगे देखो कि निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य होते हैं। निर्वाचन आयोग क्या होता है? देश में जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी को निर्वाचन आयोग ही संभालता है। तो पहला क्या है? चुनाव कराने का कार्य होता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निष्पक्ष चुनाव कराने का शक्ति जो है निर्वाचन आयोग के पास है, चुनाव कराने का मतलब कार्य है। सेकेंड है मतदान सूची, वोटर लिस्ट तैयार करने और सुधारने का कार्य जो है निर्वाचन आयोग को दिया गया है। आचार संहिता, जब चुनाव होती है तो उसके 15-20 दिन पहले जो है आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। आचार संहिता में क्या होता है कि कोई भी नेता जो होते हैं ना, कोई भी दल के नेता वगैरह हो, वो प्रचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रचार करते हुए दिख जाए तो उनको कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ये भी हो सकता है कि उनका जो वो मिला है, उनको जो टिकट मिला है, ठीक है, वो भी रद्द किया जा सके, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आचार संहिता लागू करने का कार्य किनका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। पहचान पत्र देने का अधिकार होता है, मतदाताओं को पहचान पत्र, वोटर आईडी देने का कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। चुनाव चिन्ह देने का कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। आपको ये 5 चीजें याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी चुनाव हुआ था ना, तो ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखो कि राष्ट्र, हाँ, अब देखो मतलब कि ये चैप्टर जो फिनिश होने वाला है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति है। राष्ट्रपति को आपको अच्छे से घोल कर पी जाना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला शक्ति क्या है? पीएम की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का कार्य राष्ट्रपति के पास है। सेकंड क्या है? संसद बुलाने का कार्य, मतलब कि सत्र बुलाने का, सत्र अवकाश करने का राष्ट्रपति को शक्ति है, मतलब मीटिंग बुलाने का कार्य इनका है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये है राष्ट्रपति को, इसको याद रखना है। ठीक है, हाँ, तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है, मृत्युदंड माफ करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति जी को। ठीक है, हाँ, अब डिटेल्स देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितने समय का होता है। राष्ट्रपति का 5 साल का होता है, 5 साल का होता है। चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब कि हम डायरेक्ट वोट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के लिए, वो सांसद में होता है। ठीक है, सांसद लोग करेंगे और विधायक लोग करेंगे, ये दोनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। त्यागपत्र, अगर राष्ट्रपति चाहे कि मैं अब राष्ट्रपति नहीं बनना चाहूंगा, ठीक है, तो त्यागपत्र किसको देंगे? तो त्यागपत्र देते हैं अपना उपराष्ट्रपति को। क्लियर? अगर उपराष्ट्रपति चाहे कि अब मुझे उपराष्ट्रपति नहीं बनना है तो वो त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, एक दूसरे मारपीट कर, ठीक है, त्यागपत्र दे देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, हटाना,
अगर राष्ट्रपति को हम लोग चाहें कि हटाना है बोल के, ठीक है, तो महाभियोग लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ। महाभियोग में वो होगा कि राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है, वो महाभियोग है। आर्टिकल नंबर 61 में है, इसको याद रखना, ठीक है। वेतन वेतन जो है संचित निधि से जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। मतलब कि कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति का वेतन जो है नहीं रुकने वाला संचित निधि में, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए देश में, ठीक है, राष्ट्रपति को वेतन मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? हाँ। अब आगे देखो कि कुछ क्वेश्चंस हैं 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, उसको याद रखना है कि आर्टिकल 32 में क्या है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसमें हम अपील कर सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हाँ, पीएम की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? पीएम की आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। और हमने बात की थी कि राष्ट्रपति की आयु कितनी वर्ष होना चाहिए था? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु यहाँ पर दिया भी है 35 वर्ष है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, मतलब सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। वोट डालने के लिए आयु कितना चाहिए? 18 वर्ष अगर आपको हो जाता है तो आप वोट जो है डाल सकते हो। पहले 21 था, 18 कर दिया गया, संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? राज्यसभा में टोटल अभी अधिकतम है 250 सदस्य हो सकते हैं अभी, ठीक है। बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, पता नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो कहाँ पर आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया। मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और कमेंट जो है करना है, ठीक है। आपको कमेंट जो है करना है कि आपने यहाँ तक जो है वीडियो देखा। आपको क्या लिखना है? डन लिखना है, ठीक है। कंप्लीट DONE लिखना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये केवल कड़ी मेहनत से ही किया जा सकता है। अगर सफल होना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बाकी लोग पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यह थोड़ा सा मुश्किल है ये टॉपिक, ये चैप्टर, लेकिन आपको जो है एक बार 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपसे ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और अभी आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप क्या करना, अब जो है स्कूल जाना बंद कर देना, ठीक है। फालतू का स्कूल जाना बंद कर देना। अगर प्री बोर्ड हो रहा होगा आपके स्कूल में तो आप जो है स्कूल जा सकते हो, ठीक है। लेकिन प्री बोर्ड जैसे ही एंड हुआ, ठीक है, ख़त्म हुआ, तो आपको स्कूल जाना बंद कर देना है। क्योंकि अब टाइम है सेल्फ स्टडी करने का। सेल्फ स्टडी में क्या करोगे आप? वीडियोस देखो, ठीक है, नोट्स को रिवीजन करो बार 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 बार, ठीक है। उसके बाद रिवीजन हो गया, देन उसके बाद क्या करना? टेस्ट लगाना आप, ठीक है। जितना हो सके टेस्ट लगाओ, ठीक है। टेस्ट लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको लिखना कैसे है। क्लियर है? मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या करना है, ठीक है। पहले एग्जाम सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम सीरीज का आई थिंक ये 15वां लेक्चर था, ठीक है। 5-6 दिनों में मैं कंप्लीट कर दूंगा ये पूरा सीरीज को। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आकर बिल्कुल बताइएगा, मैं हेल्प ज़रूर से करूँगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।